गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। एक बार फिर से आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 में स्वागत है। आप सभी को बता दिया जाए कि 2027 का बैच स्टार्ट हो चुका है। हिस्ट्री अभी चल रहा है। क्लास 10th का जो एसएसटी पेपर है उसका पहला पेपर जो अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री। कल हिस्ट्री के बारे में बहुत सारा कुछ बताया गया है और जितने भी विद्यार्थी अभी तक हिस्ट्री के पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 को जाकर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए है पार्ट 2 और पार्ट 1 में बहुत सारा चीज बताया गया। हिस्ट्री कितने नंबर के पूछा गया है, ज्योग्राफी कितना नंबर के रहता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स कितना, आपदा प्रबंधन, राजनीतिक शास्त्र, ये सब के बारे में जानकारी दिया गया है। और हिस्ट्री में भी कौन सा चैप्टर है, कितने चैप्टर है, वो तमाम जानकारी दिया गया। एसएसटी में कितने पेपर का एग्जाम होते हैं वो भी बताया गया। एसएसटी में कितने प्रैक्टिकल होते हैं, कितने थियोरिकल पेपर होते हैं, सब बताया गया है। तो आज का बिना टाइम कमाए हुए आगे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लेकिन यही कहेंगे आप लोग से ज्यादा नाजिम एकेडमी 01 को सपोर्ट करने की कोशिश करें और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपके सपोर्ट, आपकी जो मेहनत, आपके लगन और आपके जो शेयर है वही नाजिम सर को आगे ले जा सकते हैं। तो आज स्टार्ट किया जाए। देखिए कल यहाँ तक पढ़ाई कर लिए थे, देख रहे पेज आपको दिख रहा होगा, 9 पेज तक हो गया था पढ़ाई। यहाँ देखिए ये भी हो गया था पढ़ाई। चलिए अब कॉन्ट काबूर कल पढ़े हुए थे, ध्यान दीजिएगा कि इटली के एकीकरण के जो नायक थे वो मेजिनी थे, कॉन्ट काबूर थे, गैरी बाल्डी थे। तो मेजिनी के बारे में जिक्र कर चुके हैं। मेजिनी के बारे में खुलासा, एक्सप्लेनेशन खूब बेहतर ढंग से किए हुए हैं। ये सब देखिए, मेजिनी क्या थे, मेजिनी को क्या है, मेजिनी कहाँ के क्या थे, वो तमाम चीज की जानकारी हम दे चुके हैं। ऐसे सरे में देख लीजिए मेजिनी क्या थे बाबू, तो एक सेनापति भी थे। क्या थे बाबू? सेनापति थे, साहित्यकार भी थे। ठीक है, और ये तमाम चीज दिए हुए आप कल के वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्ट काबूर के पास आते हैं बाबू। किसके पास आते हैं? तो कॉन्ट काबूर के पास। और जितना भी आप लोग को लगे कि सर यहाँ पर नहीं समझे तो आप कमेंट के जरिए आप जरूर कमेंट करने की कोशिश करेंगे। यानी कॉन्ट काबूर में कहता है सार्डिनिया पीडमाउंट, सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव उठेगा कि बताइए कि कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया? तो विक्टर के एमैनुअल काउंट, विक्टर के इमैनुअल ने कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री घोषित किया या नियुक्त किया। ध्यान 1853 से लेकर 1854 ईस्वी, कब से कब? 1853 से 1854 ईस्वी के क्रमिक के युद्ध में कॉन्ट काबूर ने फ्रांस के तरफ से भाग लिया था। किसके तरफ से? क्रीमिया के युद्ध में। किसके युद्ध में? क्रीमिया के युद्ध में कॉन्ट काबूर ने फ्रांस के तरफ से भाग लिया और फ्रांस को मदद करने के बदले में नीस और सेवाई नामक रियासत देना स्वीकार किया। कॉन्ट काबूर फ्रांस के मदद से, किसके मदद से बाबू? फ्रांस के मदद से ऑस्ट्रेलिया को हराकर, किसको हराकर? कॉन्ट काबूर किसको हराया? किसके मदद से? तो फ्रांस के मदद से ऑस्ट्रेलिया को हराया और ऑस्ट्रेलिया को हराकर लोम्बार्डी वेनेसिया पर कब्जा कर लिया। अब यहां पर आएगा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कॉन्ट काबूर ने ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद किस पे कब्जा किया? तो लोम्बार्डी और वेनेसिया पे। किस पे बाबू? वो लोम्बार्डी और वेनेसिया पर। अब ध्यान दीजिए अगला पॉइंट है, एक संधि के तहत लोम्बार्डी पर ध्यान दीजिएगा, डिमांड कर दिए लोम्बार्डिया पर पीडमाउंट का अधिकार और वेनेसिया पर, ध्यान दीजिएगा बाबू, ऑस्ट्रेलिया का अधिकार माना गया था, है ना, माना गया। लेकिन अब तो जब वो हरा दिया तो कन्वर्ट हो गया। 1860 से 61 ईस्वी में, कब से कब बाबू? 1860 से लेकर 61 ईस्वी तक
काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासत परमा, मोडेना, टस्कनी को मिला लिया। किसको छोड़कर? ध्यान दीजिएगा बाबू, सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी मध्य इटली के सभी को रियासत, जैसे परमा हुआ, मोडेना हुआ, टस्कनी को, ये सभी को आपस में मिला लिया। 1862 ईस्वी में आइए, 1862 ईस्वी तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनिसिया को छोड़कर बाकी सब रियासत को मिला लिया गया। अब पढ़ते हैं बाबू गैरीबाल्डी के बारे में। पूछ देगा गैरीबाल्डी कौन थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे बाबू? तो नाविक था। ये पहले हम सब्जेक्टिव कराते हैं, कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। और एमसीक्यू सीरीज इस बार कहीं ना जाना है नाजिम एकेडमी छोड़कर। आपको नाजिम एकेडमी 01 पे हर एक चैप्टर से एमसीक्यू भी कराया जाएगा। एक बार विश्वास करके सब आदमी जितना हो सके शेयर करने की कृपा करेंगे। देखिए आपके प्यार, आपके आशीर्वाद और आपके प्रार्थना से हम आगे बढ़ सकते, यही कहेंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव बना बाबू, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मैजिनी के विचारों का समर्थक था। ध्यान दीजिए, जैसे कहते हैं ना कि मैं आपका फैन हूं, तो इसी तरह गैरीबाल्डी नाविक तो था लेकिन मैजिनी का एक विचारों को समर्थक था, यानी कि उनके विचार बड़ा अच्छा लगते थे। किनको? गैरीबाल्डी जी को। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक, ध्यान दीजिएगा, अब पूछेगा लाल कुर्ती नामक सेना का स्थापना किसने किया या गठन किसने किया? तो आप बोलोगे क्या? गैरीबाल्डी ने। या क्वेश्चन को पलट दे और बोले क्या? गैरीबाल्डी ने किसे स्थापना किया? तो लाल कुर्ती नामक सेना को, लाल कुर्ती नामक सेना को। गैरीबाल्डी सिसिली, ध्यान दीजिएगा बाबू, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर, यानी कि उस पर अटैक करके वहां गणतंत्र का स्थापना किया। ध्यान दीजिए, किसके किसके ऊपर बाबू? सिसिली और नेपल्स के आक्रमण करके, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके वहां गणतंत्र का स्थापना किया। और गणतंत्र होना भी चाहिए बाबू। गैरीबाल्डी ने 1862 में रोम पर आक्रमण किया। किस पर बाबू? रोम पर। आक्रमण का योजना बनाया, किया नहीं, अभी योजना प्लान कर रहा है। काबूल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये गैरीबाल्डी चाह रहे थे कि हम रोम पर आक्रमण करें, और काबूल जो थे वो रोम को सेना भेज दिया कि कोई भी हालत में रोम को कुछ होना नहीं चाहिए। अब रोम में गैरीबाल्डी की भेंट काबूल से हुई। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, गैरीबाल्डी का भेंट काबूल के साथ कहां हुई? तो रोम में हुई। और वह दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को विक्टर इमैनुअल को दे दिया था। किसको दे दिया था बाबू? विक्टर इमैनुअल को दे दिया था। किसने दे दिया था? तो याद कीजिएगा, तो काबूल ने दे दिया था। कौन दे दिया था बाबू? काबूल ने दे दिया था। गैरीबाल्डी अपनी सारी संपत्ति त्याग कर, गैरीबाल्डी अपनी सारी संपत्ति त्याग कर साधारण किसान के तरह जीवन जीना शुरू कर दिया। देखिए, जो गैरीबाल्डी रोम पर अटैक करने का मतलब कोशिश कर रहे थे, योजना बना रहे थे, जो गैरीबाल्डी को ऑस्ट्रेलिया, याद कीजिएगा, जो गैरीबाल्डी यहाँ पर जो पढ़ाए थे, मैजिनी के विचारों का समर्थक थे, जो गैरीबाल्डी एक नाविक थे, वो तमाम के तमाम अपनी संपत्ति को गरीबों में समझने की दे दिया, लोगों के बीच दे दिया। गैरीबाल्डी अपनी सारी संपत्ति त्याग कर साधारण किसान के तरह जीवन जीने लगा। 1862 में काउंट काबूल की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई काउंट काबूल का बाबू? तो 1862 में। और 1862 ईस्वी में काउंट काबूल का मृत्यु हुई तो कुछ ना कुछ तो खेल होगा वहां पर। तो 1871 में फ्रांस, क्या बाबू? फ्रांस
प्रसा युद्ध के दौरान विक्टर इमैनुअल के ने रोम को इटली में मिला। को ध्यान दीजिएगा, 1871 में फ्रांस प्रसा युद्ध के दौरान विक्टर इमैनुअल ने रोम को इटली में मिला। रोम को कहां मिला बाबू? इटली में मिला। ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार इटली का एकीकरण 1800 किसमें हुआ? 71 ईस्वी में पूर्ण हो गया बाबू। अब जर्मनी का एकीकरण, ध्यान दीजिएगा बाबू, जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ तो उसमें क्या क्या है पॉइंट वो पढ़ लेते। जर्मनी के एकीकरण के बाधक तत्व कौन सा है? तो जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गए थे। यानी कि कितने राज्यों में विभक्त हो गए? जैसे भारत कितने राज्यों में विभक्त है? 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। उसी तरह ये जो है ये जो जर्मनी है वो भी लगभग कितने राज्यों में विभक्त हो गए थे? तो 300 राज्यों में। और उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्टेंट एवं दक्षिणी जर्मनी के कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। राष्ट्रवाद के भावना का अभाव था। यहाँ कोई राष्ट्र के लिए नहीं जीता था, कोई देश के लिए, यानी जीता तक बहुत कम। जैसे आप लोग हम लोग हैं, हमारे देश की कोई बुराई करेंगे तो हम तुरंत उस पर खड़े उतरेंगे, वो ऐसा खड़ा नहीं उतरने वाला वहां लोग थे बाबू। अब जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व, ये तो बाधक हुआ, रुकावट का काम किया। अब जर्मनी को एकीकरण में सहायक कौन हुआ? मदद कौन किया बाबू? तो 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन, ध्यान दीजिएगा, जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किया। अब बोलेगा नेपोलियन किस संघ का निर्माण किया? तो जर्मन राइन राज्य का, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया। कब किया? तो 1806 ईस्वी में। और आप लोग को बताएंगे, क्वेश्चन भी देखिए, आप लोग को क्वेश्चन भी, आप लोग के लिए क्वेश्चन भी तैयार है, टेंशन ना ले। आप लोग को उस पेज में क्वेश्चन तैयार है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। आप लोग को कल नहीं तो परसों क्वेश्चन भी करवाएंगे, टेंशन ना ले। राजसंघ का निर्माण किया। अब आगे पढ़ते हैं बाबू, ध्यान देना। 1834 में व्यापारियों द्वारा, 1834 में व्यापारियों द्वारा जालवेरीन नामक, कौन सा नामक बाबू? तो जालवेरीन नामक आर्थिक संघ का गठन किया। किस संघ का गठन किया? तो आर्थिक संघ का गठन किया। और शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के द्वारा ब्रूसेन सेप्ट नामक संस्था की स्थापना की। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा ब्रूसेन सेप्ट नामक संस्था की स्थापना की। वाइमरा, ध्यान दीजिएगा, वाइमर राज्य का ये ना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। ये जो है ना वाइमर राज्य का जो ये ना था, वो विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का ये केंद्र बना हुआ था। मेटरनिक द्वारा दमनकारी कानून का वर्ल्स, क्या बोलेंगे बाबू? वर्ल्सवाद के आदेश से राष्ट्रवाद का भावना बढ़ गई। क्या बढ़ी बाबू? तो राष्ट्रवाद की भावना, देखियो, राष्ट्रवाद का जो भावना होता है बाबू, 2 वे में बढ़ सकता है, एक अच्छा वे में, एक खराब वे में। एक ये मन में हो जाएगा कि मुझे रहते हुए मैं इस देश का ओरिजिनल नागरिक हूं और मेरे देश पर कोई और आदमी हुकूमत करे, ये जायज नहीं है, तो पर भी राष्ट्र के लिए भावना जगा। और एक ये होता है, बुद्धिजीवी होता है, जो राष्ट्र के लिए मरते हैं। चल, अब अगला टॉपिक आया बाबू, बिस्मार्क। ये बिस्मार्क क्या है? बिस्मार्क प्रसा के शासक, विलियम का चांसलर था। देखिए बिस्मार्क क्या है? तो प्रसा का शासक है, एक हुआ, और विलियम का चांसलर है। विलियम का बाबू तो चांसलर था, किसी को कोई दिक्कत? बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधि था और बिस्मार्क के हिगेल की विचारों से प्रभावित था। हिगेल की विचारों से क्या था बाबू? प्रभावित था। बिस्मार्क रक्त एवं लहू नीति अपना, ध्यान दीजिएगा, बिस्मार्क रक्त एवं लहू नीति का क्या किया? अब लंबन किया बाबू, अब लंबन कर दिया। तो आपसे पूछेगा
रक्त एवं लौ की नीति को अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। और बिस्मार्क 1830 ईस्वी के ऑस्ट्रेलिया प्रसा संधि का विरोध करता था, जिसमें प्रसा के नेतृत्व में यानी प्रसा को चलाने में जर्मन का एकीकरण नहीं किया जाना था। जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। ध्यान दीजिएगा बाबू। अब 1864 में क्या होता तो ध्यान दीजिएगा। 1864 में प्रसा ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 1864 में प्रसा ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर डेनमार्क, किसके बाबू? डेनमार्क को पराजित किया, यानी कि हरा दिया। तो आप ऑब्जेक्टिव ये भी उठेगा, डेनमार्क को किसने हराया? तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया। और डेनमार्क को कब हराया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा? तो 1864 ईस्वी में। 1866 में आइए बाबू, ऑस्ट्रेलिया प्रसा के बीच सेडोवा, क्या बाबू? सेडोवा का युद्ध हुआ। कहेगा ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच में 1866 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ? यहां चाहिएगा तो आप 3 क्वेश्चन निकाल सकते। एक, 1866 में क्या हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। सेडोवा का युद्ध हुआ। सेडोवा का युद्ध हुआ, एक हुआ। दूसरी, ऑस्ट्रेलिया प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो सेडोवा का युद्ध हुआ। सेडोवा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच हुआ। ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच सेडोवा युद्ध कब हुआ? तो 1866 में। तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, समझे ना? जब तक आपको सब्जेक्टिव सही ना हो, ऑब्जेक्टिव बनने में बड़ा दिक्कत होगा। आगे कहता, बिस्मार्क ने फ्रांस और इटली के, बिस्मार्क ने फ्रांस और इटली से समझौता कर, तब ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव यहां उठ सकता है। फ्रांस और इस इटली से समझौता कौन करना चाहते हैं? तब बिस्मार्क। कहता है समझौता कर सेडोवा युद्ध में ऑस्ट्रेलिया को क्या कर दिया बाबू? तो हरा दिया। बिस्मार्क ने फ्रांस और इटली से समझौता करके सेडोवा के युद्ध में किसको हराया? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। फिर से ऑस्ट्रेलिया को किसने हराया? तो बिस्मार्क ने। कैसे हराया? तो फ्रांस और इटली के से समझौता करके, यानी कि एग्रीमेंट करके बाबू। चलिए 1870 में आते हैं फ्रांस। ध्यान दीजिएगा बाबू। अच्छा पहले ये देखिए, ये अगर क्वेश्चन नहीं लिख पाए तो आप लोग लिख लेंगे। चलिए, हम भूल जाते थे, आप लोग कमेंट करेंगे ना तो हम बता भी दिया करेंगे। 1870 में देखिए लाइन बाय लाइन दिया गया। 1854, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66 ऐसे करके आते हैं बाबू। अब 1870 में आइए, क्या बाबू? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ। वहां पर कौन सा युद्ध हुआ था बाबू? तो याद किए, सेडोवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडोवा का। यहां कौन सा युद्ध है बाबू? तो सेडान का युद्ध। यहां पर क्या था? तो 1866 था। यहां पर क्या बाबू? 1870 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब 1870 में फ्रांस प्रसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ और 10 मई 1871 को, कब बाबू? 10 मई 1871 को फ्रांस प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, कहेगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 10 मई 1871 को। ठीक है, किसके बीच हुई? तो फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और, यहां पर भी 3 क्वेश्चन उठा, कब हुई, किसके बीच हुई और क्या हुई? तो क्या हुई? तो फ्रैंकफर्ट की युद्ध। अब 70 के बाद कितना होता है? 71। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, यानी कि पूरी तरह से जर्मनी का क्या हुआ बाबू? तो एकीकरण हुआ। क्या हुआ? एकीकरण। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। यूनान, ध्यान दीजिएगा बाबू, यूनान का साहित्य, विचार, दर्शक, कला, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। यूनान के यूरोपीय सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। और देखिए जितना भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट क्या कीजिए। लाइव में यही होता है
कि आप कमेंट भी करेंगे और लाइव शाम में जरूर जुड़ा करें। 6:30 बजे हम आते हैं। अभी तो मान लीजिए ऑफलाइन वीडियो में अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है, लेकिन जब लाइव आप रहिएगा ना तो लाइव में लाइव का ही मजा कुछ और होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू। तो यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा यूनान के यूरोपीय सभ्यता का पालन भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, यूनान के यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता, पालन कर दिए, पालना भी कहा जाता है। यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनान किसके अधीन था? तो तुर्की साम्राज्य के अधीन था बाबू। और तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये मस्ट भी आया बाबू, एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को क्या कहा जाता है बाबू? यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को किसका मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए, कौन बाबू? यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए हितीरिया फिलायक नामक संस्था का स्थापना ओडेसा नामक स्थापना पर की। ओडेसा नामक जगह यानी कि स्थान पर क्या की? स्थापना की बाबू। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप्स लांडी, ध्यान दीजिएगा बाबू, 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप्स लांटी ने नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। और 1827 ईस्वी में, कब बाबू? 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस, तुर्की, ध्यान दीजिए कौन कौन है बाबू? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, तुर्की के खिलाफ समझते हैं ना, अगेंस्ट यूनान के समर्थक के संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। युद्ध में तुर्की तथा मिस्र की सेना बुरी तरह पराजित हुई, यानी बुरी तरह हार गए बाबू। देखिए, अगर आप गलत तरीके से गलत यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हारना तय है। कोई टेक्निक के साथ किया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, तुर्की के खिलाफ कौन कौन है? इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, ये तुर्की के खिलाफ तीनों भिड़ गए। तो भाई तीन के जगह एक कौन कैसे सक्सेस होगा? तो अब चलते हैं 1829 ईस्वी में। कब बाबू? 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि के तहत यूनान को स्वायत्ता दिया गया। स्वायत्ता माने उसको स्वयं का यत्ता दिया गया। 1832 ईस्वी में कुस्तुनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र को घोषित किया गया। किसको स्वतंत्र घोषित किया गया बाबू? तो यूनान, किसको बाबू? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। किसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो यूनान को 1832 ईस्वी में कुस्तुनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया है। चलिए, अब ध्यान दें, बावेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, किसके शासक को? तब बावेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। अब आते हंगरी, कौन बाबू? हंगरी पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व था। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो आपसे पूछेगा, बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है बाबू? तो बुडापेस्ट। ये राजधानी भी पूछ देता है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। हंगरी में 1848 तो बाबू 1848 के आंदोलन के नेतृत्व माने उसके देखरेख को कोसुथ और फ्रांसीसी डिक के द्वारा किया गया। और 31 मार्च 1848 ईस्वी 31 मार्च 1848 ईस्वी को हंगरी से ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव समाप्त हो गया। तो कहेगा कब हंगरी का ऑस्ट्रेलिया से प्रभाव समाप्त हो गया? तो बोलिएगा 31 मार्च 1848 को। 1848 को हंगरी से किसका प्रभाव समाप्त हो गया?
तो ऑस्ट्रेलिया का। अब आते हैं बाबू पोलैंड पर। कहाँ आते हैं बाबू? पोलैंड। इसका भी एक ट्रिक देंगे, टेंशन लो। देश और उसके राजधानी के नाम याद करने का एक ट्रिक, धांसू ट्रिक आप लोग के सामने लाएंगे बहुत जल्दी। पोलैंड पर रूस का प्रभुत्व था। पोलैंड पर रूस का, पोलैंड जो है ना, उस पर रूस का क्या था? बहुत ही पावरफुल प्रभुत्व था बाबू। और ध्यान दीजिएगा 1830 ईस्वी में पोलैंड में भी रूस से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ। इसके लिए आंदोलन हुआ बाबू, स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता माने क्या होता है? आजादी के लिए आंदोलन हुआ। परंतु रूस ने पोलैंड के विद्रोह को दबा दिया। पोलैंड जो विद्रोह किया, उसके विद्रोह को क्या कर दिया बाबू? दबा दिया गया। 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। कब हुआ प्रथम विश्व युद्ध? तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड आजाद हो गया। कब हुआ आजाद? तो पोलैंड आजाद हुआ 1918 के जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें। अब ध्यान दीजिएगा, अगला है टॉपिक बोहेमिया। कौन? बोहेमिया। तो बोहेमिया ऑस्ट्रेलिया के अधीन था। बोहेमिया में बहुसंख्यक जनता के चेक प्रजाति की थी, यानी कि प्रजाति की थी। ऑस्ट्रेलिया बोहेमिया को स्वायत्तता देने की मांग को स्वीकार लिया गया, परंतु आंदोलन हिंसात्मक होने के कारण इसे कुचल दिया गया। यानी कि इसमें हिंसा ज्यादा होने लगा, इसी के वजह से उसे क्या कर दिया गया? कुचल दिया गया। और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का भारत पर प्रभाव पड़ा, है ना? ध्यान दीजिएगा। अब क्या है बाबू? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का भारत पर प्रभाव। अब बताइए, यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उसका उदय हुआ, अच्छी बात है, तो इसका प्रभाव भारत में कैसे पड़ा? जैसे देखिए, आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको देखकर कोई और पढ़ रहा है, तो आपके देखकर कोई और सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? इसी तरह देखकर भी, सुनकर भी और दिल से भी होता है राष्ट्रवाद के लिए बातें। मैसूर के टीपू सुल्तान, कहाँ है बाबू? मैसूर के टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबीन क्लब की स्थापना की। आप ध्यान दीजिएगा, जैकोबीन क्लब की स्थापना किसने की? तो मैसूर के टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबीन क्लब का स्थापना किए। टीपू सुल्तान श्री रंगपट्टनम, ध्यान दीजिएगा बाबू, टीपू सुल्तान श्री रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का प्रतीक माने सिंबल, प्रतीक वृक्ष लगवाया। क्या लगवाया बाबू? वृक्ष लगवाया कि वृक्ष से ही शुरुआत किया जाए इस सफलता की। राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी की नेपल्स की क्रांति की विफलता पर दुख प्रकट किया। यानी कौन? 1821 में तो राजा राम मोहन राय ने 1821 की नेपल्स की क्रांति के विफलता पर दुखद प्रकट किया एवं 1823 ईस्वी की स्पेनिश स्वतंत्रता पर भोज दिया गया। अंग्रेजी शासन के विरोध में भारत में 1857 की क्रांति हुई बाबू। भारत में क्या हुई? तो 1857 की क्रांति हुई। आज इतना ही तक रहने दीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जिसके पास ये वीडियो जा रहा है, और कोशिश करें कि आप लोग जितना हो सके अपने गुरु के लिए, अपने भाई के लिए शेयर करेंगे और सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक भी करें और कम से कम एक स्टूडेंट भी इस जगह पर शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दें। धन्यवाद।